नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही बताते चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा सत्र चल रहा है, लेकिन इसमें 370 की बहाली को लेकर जैसे ही प्रस्ताव पास किया गया उसके बाद विधायकों का हंगामा देखने को मिला। दस्तावेज की कॉपी तक यहां पर फाड़ दी गई और नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगा दिया है। बताते चले कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया, जहां पर उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस स्लोगन को तैयार करने की कोशिश कर रही है। प्लेबिसाइट ऑटोनॉमी के मुद्दे अब पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर खत्म हो चुके हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी अब नौजवानों को भड़काने का काम करना चाहती है। अब यहां पर खून की नदियां नहीं बहने दी जाएंगी, इस तरह से बड़ा बयान लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरफ से। और ह्यूमन राइट वायलेशन पर अब डिबेट होनी चाहिए थी, इस तरह से उन्होंने बड़ी बातें कही। गैर कानूनी तरीके से जो कार्रवाई को अंजाम दिया गया उसे वापस लिया जाना चाहिए। बताते चले कि आज सुबह ही विधानसभा का सत्र चल रहा था, जिस दौरान यहां पर एक प्रस्ताव रखा गया और उस प्रस्ताव में क्या कुछ लिखा था वो जरा समझना जरूरी है, क्योंकि इसी प्रस्ताव पर पूरा हंगामा आज जम्मू कश्मीर के अंदर रहा। बताते चले कि यहां पर सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई उसके बाद जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने विशेष दर्जे को बहाल करने के लिए प्रस्ताव को पेश कर दिया, जिसे केंद्र ने यहां पर 5 अगस्त 2019 को रद्द कर दिया था। और इसमें यह कहा गया कि राज्य का स्पेशल स्टेटस संवैधानिक गारंटियां महत्वपूर्ण है। ये जम्मू कश्मीर की पहचान, कल्चर और लोगों के अधिकारों को सुरक्षा करता है, यानी कि पूरी तरह से लोगों के अधिकारों की ये सुरक्षा उन्हें देता है, प्रदान करता है। तो विधानसभा इसे एक तरफ हटाने पर चिंता यहाँ पर व्यक्त करती है। फिलहाल भारत सरकार राज्य के स्पेशल स्टेटस को लेकर यहाँ के प्रतिनिधियों से बात करे और इसकी संवैधानिक बहाली पर काम किया जाए। तो विधानसभा इस बात पर जोर देती है कि ये बहाली नेशनल यूनिटी और जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छाओं दोनों को ध्यान में रखकर की जाए। निर्दलीय जो विधायक हैं शेख खुर्शीद, शब्बीर कुले और यहां तक कि पीपल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन और पीडीपी के विधायकों ने भी इसका समर्थन कर दिया। लेकिन इस बीच में लगातार उमर अब्दुल्ला के खिलाफ और सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया, जिसमें लीडर और ऑपोजिशन जो कि सुनील शर्मा है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इस तरह से जो कार्रवाई को अंजाम दिया गया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, उसे वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बार फिर से मुद्दा क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, नौजवानों को भड़काने का काम कर रही है। प्लेबिसाइट ऑटोनॉमी जैसे मुद्दे जम्मू कश्मीर के अंदर खत्म हो गए हैं, एक बार फिर से खून की नदियां यहां पर नहीं बहाने दी जाएंगी। तो चलिए इसी पर चर्चा कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अभिजीत सिंह जसरोटिया हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। आबिद वानी है, प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, आपका भी स्वागत। और उनके साथ ही अहमद अयाज हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। अहमद अयाज जी, सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से आज ये प्रस्ताव पास किया गया, किस तरह से इसे देख रहे हैं, क्योंकि स्पेशल स्टेटस को लेकर बात हो रही थी, लगातार हंगामा हुआ है। ये आज की जो रेजोल्यूशन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान इसका प्रॉमिस किया था लोगों के साथ कि हम पहले ही सेशन में, असेंबली के सेशन में ये रेजोल्यूशन पास करेंगे। तो उस लिहाज से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये बहुत मायने रखती है। तो जहां तक इस रेजोल्यूशन के इम्पैक्ट का ताल्लुक है, नहीं लग रहा है कि क्योंकि इसका कोई लीगल फोर्स नहीं है, लीगल सैंटिटी नहीं है, ना इसका कोई फोर्स है, इसलिए नहीं लग रहा है कि इसमें कोई इम्पैक्ट रहेगा। अलबत्ता दिस विल सर्व एज अ रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, एक याददाश्त टाइप होगा, एक रिप्रेजेंटेशन होगा, एक रिमाइंडर होगा कि हमारे पास ये इशू पेंडिंग है। और दूसरा, जो रेजोल्यूशन पास की गई है उसमें जो मोटा मोटा लग रहा है कि उसमें डायलॉग की बात की गई है कि इसके बारे में डायलॉग किया जाए, न कि स्ट्रेट में एक डिमांड की जाए कि रेस्टोरेशन स्पेशल स्टेटस को डायलॉग करने की बात की गई है। और जबकि यूनियन गवर्नमेंट जिसकी क़यादत बीजेपी कर रही है, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि 370 के बारे में कोई बात होगी नहीं। और इसका मानना उमर अब्दुल्ला साहब का भी है। इलेक्शन के बाद ही उन्होंने ये कहा, जब काउंटिंग होगी तो उसके बाद ही उन्होंने ये कहा कि इस गवर्नमेंट के चलते इसकी कोई तवक्का नहीं
तो फिर इस तरह से रेजोल्यूशन को पास करना क्या मायने रखता है? क्लियर, यही तो समझना है ना आज डिबेट में, मायने क्या रखता, मतलब क्या दिखाने की कोशिश हो रही थी? इसका क्लियर मतलब यही है कि लोगों को दिखाने की कोशिश ये की जा रही है कि हम इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जो हमने आपको प्रॉमिस किया था कि रेजोल्यूशन पास करेंगे, हमने किया। लेकिन मेरा मानना है कि रेजोल्यूशन तक की महदूद रहेगी और इसके लिए वापस लौटूंगी आपके पास। कार्रवाई नहीं होनी है, पॉजिटिव कार्रवाई रेजोल्यूशन को पास किया गया, लेकिन उसमें लिखा गया है क्लियर शब्दों में कि चर्चा होनी चाहिए, डिस्कशंस होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। तो क्या परेशानी? डायलॉग तो हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह आती है कि देश एक संविधान से चलता है और संविधान के बाद अगर देखा जाए तो उच्चतम न्यायालय सबसे ऊपर है। और उच्चतम न्यायालय में जब ये बात की गई, उसके सामने जब इसके ऊपर मोहर लगाई गई, तो मुझे लगता है उसके बाद अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है तो केवल और केवल फोटो ऑप्ट के लिए, और फोटो ऑप्ट के लिए पहले इन्होंने ही पीडीपी पर इल्जाम लगाया था और आज खुद ही वो काम कर रहे हैं। क्योंकि जहां तक रही बात इन सब चीजों की, मुझे लगता है कि इनको भी भली भांति पता है कि चाहे ये कुछ भी कर लें, चाहे और इनके कितने भी नुमाइंदे आज और कितनी पीढ़ियां और आ जाएं, चाहे जो कोई भी इस पे कोशिश कर ले और 100-200 साल, और जब तक सूरज चांद है तब तक ये आर्टिकल कभी वापस नहीं आ सकता। इनको अच्छी तरह से पता भी है। लेकिन उमर अब्दुल्ला तो कह रहे हैं कि विधानसभा ने अपना काम कर लिया। देखें, इनको अगर लगता है कि इनकी जो यहाँ पर ये जो उनका किया गया, ये शायद देश के संसद से अगर ऊपर है, तो शायद ये किसी ओरी वहम के अंदर हैं ये सारे के सारे। इनको इन चीज का पता होना चाहिए कि ये जो देश है एक कानून से चलता है, एक संविधान से चलता है, और किसी के कहने से इसमें कुछ नहीं होगा। ये बात कर आज इन्होंने कहीं ना कहीं जो है लोगों का समय, सभा का समय, ये सब कुछ आज बर्बाद किया। और दिक्कत आप समझिए क्या है पॉलिटिकल भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि इतने सालों से ड्राफ्ट को तैयार किया गया और खुद ही उस पर कार्रवाई कर दी गई, और जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला हुआ है तो असेंबली के अंदर उसे पास किस तरह से किया गया। सवाल ये रख रहे हैं कि क्या असेंबली को आप सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर मानते हैं? देखिए आशा जी, पहले मैं इस डिबेट के अनम्यूट कर लीजिए आप इनिशिएशन पे ये बोलना चाहूंगा कि बोलिए। हेलो, एम आई ऑडिबल? जी देखिए आशा जी, पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर पहले शायद कर लिया था, अब आपको हमें म्यूट आपने कर बहुमत लिया। देकर। जी हेलो, पर मैं नहीं सुन पा रही हूँ आबिद जी आपको। एम आई ऑडिबल आशा जी? मेरे तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है मुझे। नहीं। अहमद अयाज जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने स्पीकर पर ही आरोप लगा दिया, उन्होंने कहा कि आपने खुद ही ड्राफ्ट बनाया हुआ था और खुद ही पेश कर लिया, कल एक बैठक की और उसके बाद इतनी बड़ी कार्रवाई को यहां पर अंजाम दे दिया, और स्पीकर कह रहे हैं कि मैंने तो नंबर्स पर पूरा खेल किया। नहीं, अगर ऐसा भी हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पीकर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है और उनका एक अहम मेंबर है, बड़ा सीनियर मेंबर है और काफी जानकारी है उसको इन सारे मामलों पर। मान लीजिए अगर उन्होंने इसके स्पीकर से बाहर, क्योंकि उसकी सिर्फ स्पीकर की ही जिम्मेदारी तो उसकी सिर्फ असेंबली के अंदर बनती है, बाहर तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेंबर है, एक बड़ा अहम मेंबर है और भी कुछ अहमियत है। मान लीजिए अगर ऐसा भी हो कि उन्होंने मशवरा दे दिया हो, ये भी दैट्स आल्सो पॉसिबल, कहा जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के लिए वो कोई इशू होना चाहिए, ना उनको उसके लिए कोई फिक्र करने की जरूरत है, ना बात को उछालने की जरूरत है। स्पीकर अगर असेंबली में कोई पक्षपात करता है तो उस पर सवाल उठ सकते हैं, उस पर जरूरी उठना भी चाहिए सवाल। अगर बाई चांस कर भी लेता है तो उस पर सवाल उठ सकता है। लेकिन यहाँ ये पक्षपात की बात नहीं कही जा सकती है, क्योंकि घर में उसने क्या कहा, दफ्तर में क्या किया होगा, इससे बाहर असेंबली से बाहर, वो उसकी अपनी मामलात है, जिंदगी, जाती जिंदगी है या उसकी पार्टी के मामलात है। तो अगर उसका इम्पैक्ट अंदर असेंबली के अंदर पड़ जाता है तो वेल एक सवाल बनता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर उसने किया भी होगा तो बीजेपी के लिए कोई इशू है, ना उठाने की जरूरत है। अलबत्ता ये स्पीकर पर जिस तरह से सवाल उठाया गया, उन्होंने कहा कि मैं तो अपना काम कर रहा था, मैंने नंबर्स पर पूरा खेल किया है, एक तरफ 28 थी और बाकी सब एक साथ थे।
देखिए, अगर इनको यही लगता है और अगर स्पीकर सही साहब को भी बात है लगता है कि उच्चतम न्यायालय से ऊपर है, तो मुझे लगता है किसी मुगालते में है। और अगर किसी मुगालते में है भी है, तो उनको अपना ये वाला वहम दूर कर देना चाहिए। एक बात याद रखिए, अगर आपको याद होगा, धारा 370 को लेकर हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने एक बात कही थी कि जान दे देंगे, इसको वापस नहीं आने देंगे। और एक बात याद रखिएगा, अगर ऐसी कोई भी नौबत आएगी तो हमारे प्राण हाजिर हैं इन सब चीजों के लिए। हम फिर से वो नाइंसाफी पीओजे के लोगों के साथ नहीं होने देंगे। हम फिर से हमारी बच्चियों के हकूक नहीं इनको छीनने देंगे। हम फिर से वाल्मीकि समाज के साथ जो उत्पीड़ना 30-35 साल उन्होंने सही है, वो यहाँ पर नहीं होने देंगे। अगर कोई इस वहम में बैठा हुआ, तो बात याद रखिएगा, हमारे 28 विधायक वहां पर थे और 28 के 28 ने आज आपको बता दिया कि इस सब चीजों के लिए, आज अपनी भारत माता के लिए, अपने संविधान के लिए हम जान देने को भी तैयार है। तो अगर किसी को आबिद लग रहा है जी, कि ये सब चीजें कर या कंप्रोमाइज स्पीकर से के आवाज थ्रू आ अगर रही है कोई क्या ऐसी बात आबिद करने जी? की मेरी कोशिश आवाज कर आ रहा रही है है, आपको? तो मुझे लगता है कि ये वहम जितनी जल्दी मुझे आपकी आवाज दूर आ कर रही है, रहे, आप मुझे ये इनके लिए अच्छा रहेगा। आबिद जी, पर मैं आपको नहीं सुन पा रही हूँ। आबिद जी, आप मुझे सुन रहे हैं? मैं एक बिल्कुल बार सुन पा प्लीज रहा हूँ आबिद जी की आवाज को देखिए, क्यों आवाज नहीं पहुंच पा रही है? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का भी पक्ष जानना जरूरी है, क्योंकि आज जिस तरह से काम हुआ है उसमें चर्चा तो चल रही है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का पक्ष नहीं आ रहा है। अहमद एजाज जी, जिस तरह से प्लेबिसाइट ऑटोनॉमी का मुद्दा सुनील शर्मा ने गिनवाया, उन्होंने कहा कि अब एक स्लोगन तैयार करने की कोशिश कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि भाजपा नहीं करने देगी। और अभिजीत को भी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि हम इसकी वापसी नहीं करने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसकी कयादत नेशनल कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि भाई ये नहीं होगा। जो रेजोल्यूशन आप कर रहे हो या डिमांड जो करे 370 को रिवर्स करने की, वापस करने की, वो होगा नहीं। और जिसका उमर अब्दुल्ला साहब जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने खुद भी ये मान लिया है कि नहीं होगा इसके चलते। तो हमको मानना पड़ेगा कि पार्लियामेंट्री प्रोसेस के थ्रू ये नहीं होगा, जहां तक अभी की गवर्नमेंट का ताल्लुक है सेंट्रल गवर्नमेंट में। और आगे भी मेरा मानना है कि नामुमकिन सा ही है। अलबत्ता अगर वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता इख्तियार करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ये पहली जजमेंट नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे महत्वपूर्ण जजमेंट्स आए हैं इसके ऊपर। एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है संपत प्रकाश वर्सेस स्टेट 370 को लेकर। हाँ, सुप्रीम कोर्ट इख्तियार रखता है कि वो कभी भी इसको रिव्यू कर सकता है, लेकिन डिपेंड करता है क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस उतना सीरियसली इसको परस्यू करेगा। तो जो मुझे लगता है शायद ही नामुमकिन हो। हालांकि इनके पास अभी रेजोल्यूशन भी है असेंबली की, ये रेजोल्यूशन लेकर, एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के रेजोल्यूशन लेकर ये कुछ आशा जी, इसके मेरी ऊपर आवाज आ काम रही है? कर सकते हैं मेरी आवाज आ रही सुप्रीम है? कोर्ट में। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो इस पोजीशन में है कि वो बीजेपी के क्या साथ आप मुझे सुन पा रही हैं आशा जी? कन्फ्रंटेशन लेकर नहीं, मेरे तक आवाज नहीं आ रही है आगे आबिद जी, अगर आप चलेंगे। मुझे क्योंकि सुन ये रहे हैं तो। सिर्फ रेस्टोरेशन ऑफ 370 का मामला ही नहीं है, ये मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही, जवाब दीजिए आबिद जी। ठीक है, अहमद एजाज जी, वापस लौटूंगी अहमद एजाज जी मैं आपके पास। मुझे आबिद जी, मुझे अपना पक्ष रखिए जल्दी मुझे से। आप बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि ड्यू टू टेक्निकल इशू फ्रॉम योर साइड मैं बोल हाँ, नहीं पाया। बोलिए। पहली बात तो मैं ये वाज़ह करूं यहाँ पे कि मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं जम्मू कश्मीर की आवाम को, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो बहुमत दिया कि हम उनके बिल, जो इंपरेटिव बिल थी, जो मिसिंग थी आर्टिकल 370 की जजमेंट में, उसको आज हम फ्लोर ऑफ द असेंबली पे उसको प्रूव किया, उस को एक इमेज दी, उसको एक भरोसा दिया कि वाकई में हम 370 और 35A या यहाँ के स्पेशल स्टेटस जो हमसे छीना गया 5 अगस्त 2019 या उससे पहले भी जितना भी इरोजन हुआ है, उसकी एडवोकेसी में खड़े हैं। और ये एक रेफरेंस पॉइंट है हिस्ट्री में, जिस तरह 2099 से 2000 तक का ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन था। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे कि अभी अभिजीत साहब बोल रहे थे कि हम शायद उच्च न्यायालय के खिलाफ जा रहे हैं, उसके फैसले की इंसल्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी जगह हिंदुस्तान के आईन में या उसके कानून में ये नहीं लिखा है कि हम आगे अपील नहीं कर सकते। हम ये इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब हमें मौका मिले उस विल को रिफ्लेक्ट करने का, जो लोगों से नहीं पूछी गई थी, जब 5 अगस्त 2019 को एक यूनिलैटरल फैसले के तहत हमसे हमारी इज्जत, हमारा कल्चर, हमारी लिंग्विस्टिक प्रॉपर्टीज, हमारी जो भी आज तक एसेट्स थे, कल्चरल एसेट्स थे, वो छीने गए। और आज हमने वो अपनी असेंबली में अपने बहुमत से प्रूव करके दिखाया है कि हम उस पे पूरे खरे उतरे उस विल पे और लोगों के एस्पिरेशंस को एक आवाज दे। अभिजीत जी, जवाब दीजिए।
देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है, अगर आप पब्लिक एस्पिरेशंस की बात करें तो इन्हें पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो इसको सबसे ज्यादा लोगों का समर्थन मिला है, जिसने जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा वोट लिए, वो भारतीय जनता पार्टी, जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस से 1.5 लाख ज्यादा वोट लिए हैं। दूसरी बात, अगर इनको ये लगता है कि ये लोगों की एस्पिरेशन से यहाँ पर 370 लगाया गया था, तो शायद इनको हिस्ट्री में जाने की जरूरत है, जानकारी लेने की जरूरत है कि कभी भी इसको जम्मू कश्मीर के लोगों ने कहीं नहीं कहा था कि हमें 370 चाहिए, और किसी भी लोअर हाउस या अपर हाउस में डिस्कस नहीं हुआ था। एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से शेख साहब के अकेले कहने पर नेहरू जी ने हमारे सिर पर लाकर इसको लादकर थोप दिया था, और ये ड्रैकोनियन लॉ हमारे सिर पर लाद दिया था। अब जैसे आपको इससे निजात मिली है, उससे बड़ा संवैधानिक काम कोई नहीं हो सकता कि लोअर हाउस अपर हाउस में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद इससे हमारे को निजात मिली है, जिसमें 148 करोड़ हिंदुस्तानियों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। आपके चाहने से जनाब क्या होगा, ये बात आप याद रखिए। कम से कम इतना तो याद कीजिए कि इस आर्टिकल से हम लोगों को मिला क्या है। वो 1.5 लाख कब्रें हमारे को मिली हैं, वो लूट खसूट का दौर मिला है हमारे को यहाँ पर, वो हमारी बच्चियों को यहाँ पर अगर यहाँ से बाहर शादी करती थी तो उनके हक हकूक छीन लिया करते थे, और पाकिस्तान से आई हुई उसको यहाँ की नागरिकता दे दिया करते थे। ऐसा कभी भी नहीं होगा, ये बात आप याद रखिएगा। हाँ, अगर आप खुद को बहलाने के लिए या किसी चंद लोगों को बताने के लिए करना है तो आप भी भली भांति जानते हैं ये वो गड़ा हुआ मुद्दा है जो दफन हो चुका है, इसमें कभी भी जान वापस नहीं फूकी जा सकती। देखिए आशा जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि टेक्निकल एरर हुआ था, थोड़ा मुझे ज्यादा टाइम दे दे। ये हिस्ट्री का जो दर्ज देते हैं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से शायद इन्होंने हिस्ट्री अपनी पढ़ी है, जो बीजेपी की आदत है। हिस्ट्री का दर्ज हमें ना दे, हमें हिस्ट्री तो पूरी पता है, और जम्मू कश्मीर के बारे में दर्ज ना दे, उसकी हिस्ट्री तो बिल्कुल हम जानते हैं कि कैसे 370 आया और कैसे इसको इरोड किया गया, और हमेशा अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक वे में इसको इरोड किया। चाहे 53 में शेख साहब को जेल भर दिया गया, और तब तक 64 तक या 75 तक, जब तक शेख साहब वापस नहीं आए, इसका इरोजन नहीं रुका था। और 75 के बाद तक अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस चीज को रोका था। और फाइनली जब पीडीपी और बीजेपी ने अलायंस किया, और पहला जो जिसे बोलते हैं कि लास्ट नेल इन द कॉफिन, प्राइम मिनिस्टरशिप से चीफ मिनिस्टरशिप पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आ गई थी, उस वक्त क्या हुआ था? देखिए 370 का मुझे थोड़ा सा जनरल नॉलेज पढ़ लें क्या फिर प्रोग्राम में? हमेशा ये आर्गुमेंट रहता है कि मिलिटेंसी 370 की वजह से नहीं, आज तो आप लेकर आ गए, प्रस्ताव तो सामने रख दिया गया, क्योंकि आपके मैनिफेस्टो के अंदर था। तो हिंदुस्तान के ये जो इतना लंबा इतिहास लिखा गया है, फिर ये क्या था आबिद जी? ये क्या था? एक सेकंड का समय दीजिए और ध्यान से इसको सुनिए। नहीं, एक मिनट अभिजीत जी, एक सेकंड। आबिद जी आप एंकर को सवाल करने दीजिए। एक मिनट अभिजीत जी, एक सेकंड। आबिद जी, 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का हिस्सा बना और इसे एक अस्थायी प्रावधान के रूप में जोड़ा गया। नंबर 1, यहां पर संसद के अंदर जिस तरह से कार्रवाई हुई, लेकिन उसके बाद संविधान का अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान के जरिए जम्मू और कश्मीर को एक विशेष स्वायत्ता वाला राज्य का दर्जा देता था। 370 की रूपरेखा 47 में शेख अब्दुल्ला ने तैयार की थी। शेख अब्दुल्ला को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अनुच्छेद 370 के तहत संसद को जम्मू कश्मीर के लिए रक्षा, यहां विदेश और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार था। अब 370 के कारण जम्मू कश्मीर पर संविधान का अनुच्छेद 356 लागू नहीं होता था, और इसकी वजह से जम्मू कश्मीर का अपना अलग झंडा और प्रतीक चिन्ह भी था। अब भारत के दूसरे राज्यों में लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे। यहां के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी, और यहां पर एक नागरिकता जम्मू कश्मीर की और दूसरे भारत की होती थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360, ये जो मैं आपको आर्टिकल्स गिना रही हूं, ये पढ़ने की जरूरत है। 360 में, जिसमें देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है और जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति की मंजूरी से यह पूरा काम किया। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि जब प्रधानमंत्री की कुर्सी से आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर आते हैं, किस पर बहस हो रही है? उस वक्त क्यों ली? नहीं लेनी चाहिए थी, अड़ जाते। आशा जी, अड़ जाते वहां पर। तरीके से ब्रीफ दिया 370 को लेकर, तो नहीं, ये ब्रीफ जरूरी है। आज आप मैनिफेस्टो को लेकर बात कर रहे हैं, स्टेटहुड को लेकर सबसे पहले आपने बात की। आज 370 को लेकर लोगों को बरगलाने की कोशिश क्यों की जा रही है? रिबटल भी सुन लीजिए आप। आशा जी, आप रिबटल तो सुन लीजिए, मुझे टाइम दे दीजिए आपको बोलने का, ताकि दर्शक भी समझ सके। जो आप 370 की आप ये तो मानती है वो आईने हिंद में था,
दैट वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ। अब जो आप टेम्पररी की बात कर रहे हैं वो तब तक था जब तक कि यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली नहीं मिलती, और उसके बाद आप जितने भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के थे 2018 के ऑर्डर पे आप जाइए, इट हैज अकॉर्ड अ परमानेंट स्टेटस। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को सुना आपने? सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ना नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से प्रवक्ता हैं आप, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आपने सुना? जब वोटिंग हुई, काउंटिंग हुई, जब फुल मेजॉरिटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस आ गई, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को उस वक्त सुना था। मैं इस पर चर्चा कंटिन्यू करूंगी, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप बात करें, अब इतने सालों में तो कुछ कर नहीं पाए, अब आज जाके इसी तरह के लोगों को बरगलाने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इससे तिरंगे के आगे कोई दूसरा तुच्छ झंडा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना कभी आने देंगे। प्राण दे देंगे, सिर कटा देंगे इसके लिए। और मेरे देश के संविधान के आगे कोई दूसरा संविधान आएगा तो जरा मेरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा। वो पुराना संविधान भी मैंने ही जलाया अपने हाथों से, और पुराना झंडा भी अपने इन्हीं हाथों से जलाइएगा। जरा गूगल करके मेरी हिस्ट्री देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और जो चीजें जल जाती है, खत्म हो जाती है, नहीं आती, इस मुगालते में मत रहिएगा। बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं, इनको हाइपर नेशनलिज्म, इन पर हाइपर नेशनलिज्म का भूत सवार है। भाई साहब, नेशनलिज्म होता है, नेशनलिज्म हाइपर हाइपो नहीं होता। देशभक्ति देशभक्ति होती है, कमियां ज्यादा नहीं होती, कमियां ज्यादा नहीं होती है, कमियां ज्यादा गद्दारी होती है। सर्वोपरि देशभक्ति हमेशा देशभक्ति होती अहमद अयाज है, हाइपर हाइपो नापा जाता है। हमारे लिए हमारा क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलना कितना मुश्किल है, और उमर अब्दुल्ला के पास कौन सा वाला ऐसा रास्ता है? जल्दी से, क्योंकि सारी जद्दोजहद तो राज्य के दर्जे की रास्ता है। इसके बावजूद कि इसकी कमिटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, बीजेपी की पार्लियामेंट में कि इसको रेस्टोर किया जाएगा, लेकिन हाँ। फिर भी मामला इतना आसान नहीं है। एक ही रास्ता जो आप पूछ रहे हो, एक ही रास्ता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कि अगर वो बीजेपी के साथ इस मामले पर कहीं कोई पैचअप कर सके, और तभी कुछ न कुछ हो जाएगा। वो जिस तरह से आज हंगामा देखने को मिला है वो मुश्किल लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अहमद अयाज से जुड़ने के लिए। आबिद वानी जी आपका भी, और अभिजीत जी आपका भी। तो फिलहाल जिस तरह से आज विधानसभा का सत्र हंगामेदार रहा, लगातार 370 की बहाली को लेकर प्रस्ताव जो है वो पास किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी उसी बात पर अड़ी हुई है कि ये पिछले जमाने की बात हो गई है कि कभी वापस नहीं आ सकता। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार जद्दोजहद कर रही है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।